अमेरिका के वर्चस्व को साबित करते हुए कुछ उदाहरण अमेरिकी गतिविधियों के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की। और अब आप ये निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि सैन्य मामले में और राजनीतिक मामले में अमेरिका कितना शक्तिशाली हो गया था। सुपर पावर, क्या सुपर पावर। अब यहाँ पे हम आते हैं दूसरे विषय पर, और वह विषय है आर्थिक एवं वैचारिक स्तर पर अमेरिकी वर्चस्व। क्या है विषय? आर्थिक एवं वैचारिक स्तर पर उसका वर्चस्व। अभी तक हमने सैन्य मामलों में उसका वर्चस्व जाना, राजनीतिक मामलों में उसका वर्चस्व जाना, अब आर्थिक मामलों में भी क्या उसका वर्चस्व था, सच्चाई क्या है? वैचारिक मामलों में भी क्या उसका वर्चस्व था या है, सच्चाई क्या है? तो पहले हम इसको जानें, और ये जानने के बाद फिर हम अंत में जाएंगे कि अमेरिका को क्या कोई चुनौती दे रहा था, क्या अमेरिका को अपनी वर्चस्वता बनाए रखने में कुछ दिक्कतें हो रही थी, यदि हो रही थी, यदि कुछ लोग विरोध कर रहे थे, चैलेंज कर रहे थे, तो कौन और क्यों, कैसे। वर्चस्व का अभिप्राय मैंने बारंबार बताया आपको। वर्चस्व यानी वह शक्ति जो उस ऐसी ताकत मिलना जिसे विश्व राजनीति में सर्वोच्च स्थान पे आ जाए। अमेरिका सतत रूप से विश्व राजनीति में विभिन्न देशों या देशों के समूह के ऊपर ताकत कायम रखने की लगातार कोशिश करता रहा, और ऐसे अन्य देश भी किए। देखिए, यदि हम 15वीं, 16वीं, 17वीं शताब्दी की ओर जाएंगे तो हम देखेंगे कि एक काल में इंग्लैंड ने भी अपना प्रभुत्व बनाया, पुर्तगाल ने भी कुछ समय तक सफलता पाई, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी आदि भी अपने अपने क्षेत्रों में वर्चस्व बनाए रखे। तो वर्चस्वता की दौड़ सतत चलती रहती है, और हर देश चाहता है कि वो अन्य देश पर अपना प्रभुत्व बनाए, अन्य देशों पर अपना दबदबा बनाए, और वो देशों की जो सीमाएं हैं जिस पर उसका दबदबा है वो सतत रूप से बढ़ता रहे। ये जो ताकत है या ये जो वर्चस्वता है, ये सैन्य मामले में, आर्थिक मामले में, राजनीतिक मामले में और सांस्कृतिक मामले में भी होती है। यानी हम कह सकते हैं सैन्य प्रभुत्व आर्थिक शक्ति के रूप में, राजनीतिक रुतबे के रूप में, राजनीति में उसका कितना रुतबा है, और सांस्कृतिक मामले में उसकी संस्कृति अन्य देशों की संस्कृति पर कितनी हावी है, इसे हम वर्चस्वता कहते हैं। ऐसी ही शक्ति का प्रदर्शन अमेरिका ने 1990 के बाद से किया है। 1990 के बाद क्यों? क्या उत्तर है? आखिर 1990 के बाद क्यों किया? क्योंकि 1990 में सोवियत संघ टूट गया। वह एकमात्र महाशक्ति जो अमेरिका को टक्कर देने की ताकत कुछ हद तक रखता था। अमेरिका को टक्कर देने की एकमात्र शक्ति जो थी वो सोवियत संघ था। यदि कुछ संभावना थी जो अमेरिका को आंख से आंख मिलाकर देख सके तो वो सोवियत संघ के पास थी। दुर्भाग्य से सोवियत संघ स्वयं टूट गया, कई अंदरूनी कारणों से, कई कारणों से, जिसका जिक्र हम अन्य अध्यायों में भी किए हैं और मैंने इसमें भी प्रारंभ में किया है। तो सच्चाई है कि सोवियत संघ के टूटने के बाद से अमेरिका ने सतत रूप से अपने रुतबे का प्रदर्शन किया है, अपने संस्कृति को दूसरे देश की संस्कृति पर लादने में सफलता पाई है, अपने को सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में साबित किया है बारंबार, और सैन्य शक्ति की प्रभुता, उसके तो उदाहरण हमने यहाँ 3-4 अभी देख लिए हैं। इसी शक्ति का प्रदर्शन अमेरिका ने सतत रूप से किया है, और इसके साथ ही
हम कह सकते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व कायम हो गया और स्थायी हो गया और एक तरीके से विश्व के द्वारा स्वीकार कर लिया गया कि अमेरिका एक एकमात्र सुपर पावर है। सोवियत संघ के विघटन के बाद से ही अमेरिका संपूर्ण विश्व को अपने वर्चस्व में लेने हुए लगा था। स्वाभाविक है, क्योंकि एक विश्व सत्ता, एक विश्व ताकत, वैश्विक ताकत समाप्त हो गई थी, विघटित हो गई थी। तो अब अमेरिका लग गया अपना वर्चस्व बनाने में, और इसी उद्देश्य से अमेरिका ने 1 मई 2001, 1 मई यानी लेबर डे, मजदूर दिवस रहता है, तो 2001 को वॉशिंगटन में भाषण देते हुए अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली के बारे में एक घोषणा की गई, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय प्रक्षेपास्त्र सुरक्षा प्रणाली, नेशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। NMDS की घोषणा की गई और इसमें कहा गया कि यदि अमेरिका या उसके देशों पर कोई आक्रमण करता है, तो अणु अस्त्र छोड़ता है, तो उसके उत्तर में अमेरिका की जमीन, पानी या आसमान पर खड़ी मिसाइलें उसे नष्ट कर देंगी। तो इस प्रकार एक तरीके से पूरा मिसाइलों का जाल इस तरीके से डाला गया, या डाले गए जाल की घोषणा इस तरीके से की गई कि पूरे विश्व को चेतावनी थी कि नाटो के किसी भी सदस्य देशों पर हमला होने पर, चाहे वो अणु शस्त्र से हो, चाहे किसी अन्य हथियारों से, अमेरिका जमीन, आसमान और पानी तीनों जगह से अपनी मिसाइलें छोड़ के उन्हें नष्ट कर देगा। और इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि अमेरिका एक तरीके से वर्चस्वता के उस स्तर पे आ गया था कि वो दुनिया को चुनौती दे रहा था, विश्व के सभी देशों को चुनौती देने लगा था। आतंकवादियों ने इसी अमेरिका की चुनौती के परिप्रेक्ष्य में 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन जैसे केंद्रों पर हमला किया था। जो 9/11 की बात की गई है, उसका एक कारण था अमेरिका द्वारा दुनिया की सुरक्षा को एक तरीके से चुनौती देना, और उसी चुनौती का परिणाम था कि आतंकवादी जो थे वे बौखला गए और उन्होंने प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई करते हुए 11 सितंबर 2001 को अमेरिका की इस तथाकथित सुरक्षा प्रणाली को सेंध मारते हुए अपने विमानों से उनके बहुत महत्वपूर्ण सेंटरों पर, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, पेंटागन है, जो पेंटागन तो अमेरिकी जासूसी का सबसे बड़ा कार्यालय है, वहां पर यह हमला करने में सफल हो गए। यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, अमेरिका के लिए एक चेतावनी भी थी, एक हिदायत भी थी, क्योंकि 1776 में जब अमेरिका स्वतंत्र राष्ट्र बना, उसके बाद किसी भी विदेशी सत्ता या किसी भी विदेशी द्वारा किया गया यह पहला आक्रमण है। अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ? 1776 में। अमेरिका की स्थापना हुई 1776 में, यानी आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व स्थापित देश, जिस पर कभी भी विदेशी हमला किसी भी तरह का नहीं हुआ था, उसे इस हमले को झेलना पड़ा। वर्चस्व का इतिहास, अर्थात समय समय पर विश्व इतिहास में जो वर्चस्वता के प्रयास हुए और उन प्रयासों में जिन अलग अलग देशों ने अलग अलग काल में अपनी वर्चस्वता बनाई, उस पर थोड़ा नज़र डालें। ये बात आपको जेहन में रखनी होगी कि ये वर्चस्वता सतत नहीं रहती। समय के साथ स्थितियां बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। किसी साम्राज्य का पतन होता है तो उसका वर्चस्व समाप्त होता है, और जब उसका पतन होता है तो निश्चित रूप से किसी अन्य साम्राज्य का उद्भव होता है और उसका विकास होता है, और फिर वो शायद वर्चस्व हो चलता है। इतिहास इन उदाहरणों से पटा हुआ है जिसमें ये उतार चढ़ाव सतत रूप से बने हुए हैं हर क्षेत्र में, और यही
मामला विश्व में या किसी क्षेत्र में वर्चस्वता का है। एक शहर में भी, एक कॉलोनी में भी, एक विद्यालय में भी, एक कार्यालय में भी हम देखते हैं कि कभी किसी अधिकारी का वर्चस्व रहता है, उसका बोलबाला, वो सर्वे सर्वा, और स्थितियां बदलने पर वर्चस्वता भी दूसरे के हाथ चली जाती है। ऐसे ही शहर में भी, शहरों में आप देखेंगे कि कभी किसी गुट का बोलबाला रहता है, फिर वो गुट कहीं चला जाता है, लुप्त हो जाता है, पतन हो जाता है और एक दूसरा गुट हावी होने लगता है। ऐसी क्षेत्रीय राजनीति में भी एक दल का वर्चस्व, एक राजनीतिक दल का वर्चस्व, और उसके बाद फिर दूसरे दलों का आना और फिर उनका हावी होना और जिसका वर्चस्व बना था उसकी समाप्ति हो जाना। तो हम कह सकते हैं कि पहली बात, वर्चस्वता सतत नहीं है। यदि हम विश्व इतिहास की ओर देखें तो यूरोप की राजनीति पर 1660 से 1773 तक फ्रांस का वर्चस्व रहा। अब एक बार पुनः नक्शे को देखिए, और जब इनका वर्चस्व रहा तो इनकी वर्चस्वता के कारण कुछ और थे, कुछ थे। 1660 से 1773 यानी लगभग 100 वर्ष से ऊपर, और फ्रांस जो पश्चिमी यूरोप के कोने में है, इंग्लैंड से बहुत निकट है, जर्मनी से लगभग लगा हुआ है, उसका वर्चस्व विश्व राजनीति में रहा। और ये संभवतः एक तरह से आधुनिक विश्व में वर्चस्वता का पहला उदाहरण है। एक देश के द्वारा दुनिया में अपनी ताकत बनाना, सर्वोच्च ताकत बनाने का ये पहला उदाहरण है फ्रांस। 1860 से लेकर 1910 तक हम देखते हैं ब्रिटेन का वर्चस्व रहा। 1860 से 1910 यानी लगभग 50 वर्ष के काल में, और उनका जो वर्चस्व था वो मूल रूप से समुद्री व्यापार पर उनका कब्जा रहा। समुद्री व्यापार जो था उस पर उनका कब्जा था और इस व्यापार के माध्यम से उनकी वर्चस्वता बनी हुई थी। इतिहास हमें यह भी बताता है कि वर्चस्वता, जैसा मैंने कहा, हमेशा कायम नहीं रहती। 1660 में लुई 14वें के शासनकाल में, लुई द 14th, उसके शासनकाल में जब वो फ्रांस का राजा था तो फ्रांस एक तरीके से अपराजेय था। लेकिन 1713 तक इंग्लैंड, हैब्सबर्ग, ऑस्ट्रिया, रूस, फ्रांस को चुनौती देने लगे थे। यानी कुछ ऐसी ताकतें, नई ताकतें आने लगी थी सामने जो फ्रांस के वर्चस्वता को चुनौती देने लगी थी। और 1860 में विक्टोरियाई शासन, जो काल है रानी विक्टोरिया का, उसमें तो इंग्लैंड की वर्चस्वता का बोलबाला था, चरमोत्कर्ष पर था। तो हम देखते हैं कैसे वे देश जो किसी समय अपना वर्चस्व बनाए रखे थे, अपना बोलबाला रखे थे, समय के साथ कैसे उनकी वर्चस्वता पे गिरावट आती है। 1910 के बाद तो जर्मनी, जापान और अमेरिका, ये तीन नए देश तो नहीं बल्कि ये तीन नई ताकतें एक तरीके से ब्रिटेन की वर्चस्वता को ललकारने लगी थी। ब्रिटेन का काल 1860 से 1910 का वर्चस्वता का माना जाता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि इसके काफ़ी पहले से उसने विश्व राजनीति को बहुत प्रभावित करना शुरू कर दिया था अपनी नीतियों से, अपनी विदेश नीति से, अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीति से, अपनी व्यापारिक गतिविधियों से। लेकिन 1910 आते आते ब्रिटेन को जर्मनी, जापान और अमेरिका, इनसे चैलेंज मिलने लगा, ये देश इनको ललकारने लगे।
और उसके बाद से हम देखते हैं अमेरिका की वर्चस्वता, और वो अभी तक कायम है। एक काल था, शीत युद्ध का काल, 1945 से 1990 तक के आसपास, जब इसकी वर्चस्वता को चुनौती दी जा रही थी। अमेरिका यूएसए की वर्चस्वता को यूएसएसआर या सोवियत संघ द्वारा चुनौती दी जा रही थी। पर जहाँ तक वर्चस्वता की बात है, जहाँ तक सुप्रीमेसी की बात है, जहाँ तक हेजेमनी की बात है, वो तो अमेरिका की ही थी। ऐसा नहीं कहा जाता कि अमेरिका सोवियत संघ की वर्चस्वता को चुनौती दिया, ऐसा कभी नहीं कहा गया, बल्कि हमेशा सोवियत संघ जो दूसरे स्थान पर था, अपने से वो काफ़ी दूर था, अमेरिका की ताकत के सामने बहुत पीछे था, वो चुनौती दे रहा था। लेकिन जहाँ तक अमेरिका की वर्चस्वता का सवाल है, वह अक्षुण्ण रूप से बनी हुई थी और आज भी बनी हुई है, आज और ज़्यादा ताकतवर हो गई। यानी समय के साथ साथ गत 50-100 वर्षों में उसकी जो ताकत है, उसकी जो अहमियत है विश्व राजनीति में, उसका जो वर्चस्व है, वो बढ़ता ही चला जा रहा है। हम थोड़ा और पीछे जाएं यदि वर्चस्वता और हेजेमनी के इतिहास में, तो हम देखेंगे कि जो हेजेमनी है या वर्चस्वता है, इसकी शुरुआत यूनानी काल में हुई, प्राचीन यूनान में। इस शब्द से किसी एक का नेतृत्व या प्रभुत्व का बोध होता है, किसी एक सत्ता का नेतृत्व या प्रभुत्व, यही हेजेमनी। मूलतः इस शब्द का उपयोग प्राचीन यूनान के जो अन्य नगर राज्यों की तुलना में एथेंस के लिए होता था। आपको याद होगा, पूर्व में मैंने इस बात का जिक्र किया है और दूसरे वीडियोज़ में, दूसरे अध्याय के अध्ययन में भी इस बात का जिक्र हुआ है कि जो रोमन एम्पायर था, रोमन सभ्यता थी, वहाँ पर सिटी स्टेट हुआ करते थे, और उन सिटी स्टेट्स में यद्यपि हर एक स्टेट अपनी तरीके से स्वतंत्र था, पर दबदबा किसका था? ज़्यादा दबदबा था एथेंस नगर राज्य का। यदि हम सोवियत संघ की बात करें, सोवियत संघ के अंदर वैसे तो 15-20 राज्य थे जो सोवियत संघ का हिस्सा थे, और विघटन के समय वो 15 भागों में टूटा। पर इन सब राज्यों में से एक रूस जो था, उसका दबाव, उसका बोलबाला, उसका वर्चस्व ज़्यादा था। तो सोवियत संघ में रूस का वर्चस्व। ऐसे यूनानी सभ्यता के तहत प्राचीन यूनान में एथेंस की प्रबलता को बताने के लिए हेजेमनी शब्द का प्रयोग किया जाता था। क्या बताने के लिए? प्रबलता को बताने के लिए। किस देश की प्रबलता को या किस सिटी स्टेट की प्रबलता को? एथेंस की प्रबलता को बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह हेजेमनी के पहले अर्थ का संबंध राज्यों के बीच सैन्य क्षमता की बनावट और तौल से है। राज्यों के बीच सैन्य क्षमता और उनके बीच के तराजू से है, संबंधों से है। हेजेमनी से ध्वनित सैन्य प्राबल्य का अर्थ यही कि आज विश्व राजनीति में अमेरिका की हैसियत को बताने में इसका इस्तेमाल होता है। अर्थात हम कहें तो हेजेमनी आज के परिप्रेक्ष्य में भी सैन्य बाहुल्यता, सैन्य प्राबल्यता को बताने के लिए होता है, और जैसे पूर्व में प्राचीन यूनान में एथेंस के लिए था, ऐसे वर्तमान में ये अमेरिका के लिए इसका इस्तेमाल होता है। सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया में एकमात्र महाशक्ति अमेरिका बची। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किसी एक महाशक्ति या कहें कि वह महाशक्ति के दबदबे में हो, तो बहुधा उसे एक ध्रुवीय कहा जाता है। पहले जो दो ध्रुवीय था, सोवियत संघ और अमेरिका, वह जब सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके बाद से एक ध्रुवीय हो गया, क्योंकि वर्चस्वता किसी एक महाशक्ति की हो गई। और वो कौन सी महाशक्ति थी? अमेरिका। तो उद्धत महाशक्ति के दबदबे में पूरे विश्व का होना, तो बहुधा इसे हम एक ध्रुवीय विश्व कहते हैं। और इसलिए जो हमारे ये अध्ययन का जो काल है,
ये अध्ययन का काल हम कह सकते हैं अमेरिकी वर्चस्व का काल या एक ध्रुवीय विश्व का काल। ध्रुव जो शब्द है भौतिकी में, ये थोड़ा सा भ्रामक एक तरीके से प्रयोग होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक ही केंद्र हो तो बेहतर है कि उसे हम हेजेमनी कहें। क्या कहें? हेजेमनी, यानी वर्चस्वता। ये इस्तेमाल बेहतर होगा। तो अमेरिका की हेजेमनी, क्योंकि दुनिया एक ध्रुवी हो चली है। मैंने आपको बताया कि वर्चस्वता क्या है। वर्चस्वता का इतिहास प्राचीन एथेंस से लेकर फिर फ्रांस, फिर उसके बाद इंग्लैंड, फिर वापस फिर उसके इंग्लैंड को ललकारे जाने के उदाहरण, और फिर अमेरिका की वर्चस्वता। और साथ में सही शब्द जो है, उपयुक्त शब्द, वो हेजेमनी है, एक ध्रुवी विश्व में भी। और ये भी आपको बताया कि वर्चस्वता का ताल्लुकात प्राचीन एथेंस में मूल रूप से सैन्य प्राबल्य को लेकर होता था, सैनिक क्षमता को लेकर होता था।